साथियों नमस्कार। आपने हमारा डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 जरूर देखा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना कहूंगा कि यदि आपने डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 वीडियो हमारा नहीं देखा है तो सबसे पहले डेप्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि डेप्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन पार्ट 1 में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, लेकिन वो वीडियो लंबा हो गया था। लेकिन जिन्होंने उसको तसल्ली से सुना समझा, ये मानो कि उनकी लॉटरी निकल गई। जी हाँ, एक ईमेल और केस खत्म, यानी कि सेक्शन 25 खत्म हुआ। कैसे हुआ उसी बारे में पुनः विस्तार से चर्चा कर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जब आप ये वीडियो खत्म करते देखना, उसके बाद आप हमारा डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 जरूर देखें। साथियों, डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 में हमने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी और वो कही थी सेक्शन 25 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे और कौन सा ड्राफ्ट आप बनाएंगे कि सेक्शन 25 के फेक केस आपके खत्म हो जाएंगे। मैंने सेक्शन 25 के केस में बताया था कि आपने लोन लिया सूरत में, आपने लोन लिया उदयपुर में, आपने लोन लिया कोटा में, लेकिन आपके ऊपर सेक्शन 25 के जो केस फाइल हो रहे हैं वो हो रहे हैं कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर। और जब भी सेक्शन 25 का कोई केस फाइल होता है तो सबसे पहले आपको एक डिमांड नोटिस आता है 15 दिन का कि आपका जो ईएमआई है वो बाउंस हो चुकी है। तो इस मैटर में सेक्शन 25 का केस फाइल होगा, या तो आप 15 दिन में पेमेंट जमा करा दो, अन्यथा हमें केस फाइल करना पड़ेगा। यहां पर मैं बिल्कुल भी लंबी चर्चा नहीं करते हुए मुद्दे की बात करूंगा कि कंपनियां कलकत्ता के जुडिक्शन का पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रही है। सेक्शन 25 का केस वही फाइल होता है जहां बैंक का बैंक खाता हो, लेकिन उस खाते के लिए यह जरूरी हो कि आपका जो ईसीएस है, यानी कि हर महीने जो आपका पैसा जमा हो रहा है, वो ईसीएस का जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट से डेबिट होकर उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मान लीजिए मैं उदयपुर शास्त्री सर्कल पे मेरा खाता है और मैंने मेरा चेक जो है यहां प्रेजेंट किया, तो यहां का जो थाना है वो भोपालपुरा पड़ता है। तो भोपालपुरा थाना क्षेत्र की जो कोर्ट होगी उसी कोर्ट में मेरे खिलाफ, मैं सामने वाले पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने एक टेक्निकल भाषा इस्तेमाल करते हुए आपको एक मेल करने को कहा था, और उनमें कई लोगों ने उस वीडियो को सुनकर मेल किया, जिसमें कई मेल का जवाब यह आया कि आप हमको स्पेसिफिक कारण बताइए कि आपको ये जानकारी क्यों चाहिए। लेकिन वहीं पर कुछ कंपनियों ने डायरेक्ट उत्तर दिया, और उत्तर दिया उन लोगों को तो मजे आ गए। मजे कैसे आ गए वो बता रहा हूं, क्योंकि सेक्शन 25 का जो केस फाइल हो रहा है ना, वो जुडिक्शन का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। क्योंकि आपने जो लोन लिया तो जाहिर सी बात है पेमेंट क्रेडिट होना चाहिए, या तो आपके स्टेट की जो बैंक है उनके अकाउंट में, यानी कि एनबीएफसी का जो आपके स्टेट में जो अकाउंट है, या तो उस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, या उनके रजिस्टर्ड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में वो केस का फाइल कर सकते हैं जिस बैंक अकाउंट, एनबीएफसी के जिस बैंक अकाउंट में आपका ईसीएस बाउंस हुआ, उसके संबंधित जो ब्रांच है, उस ब्रांच का जो नजदीकी पुलिस थाना है, या जिस पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में वो बैंक आती है, वहां केस फाइल होता है। तो यहां पर कंपनी सभी को भेज रही है कलकत्ता के, सभी को भेज रही है कलकत्ता के। तो यहां पर जब लोगों ने मेल किए तो एक जने को रिप्लाई आया कि उसका जो अकाउंट में जो क्रेडिट हो रहा है वो मुंबई की ब्रांच में हो रहा है, एक जने का दिल्ली की ब्रांच में हो रहा है। तो यहां पर जैसे उनको मेल का रिप्लाई आया, उन्होंने मुझे सूचित किया। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर जाकर आप उस मेल की कॉपी को पेश कीजिए, केस खत्म। या फिर कॉग्निजेंस हो भी गया है तो आप उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो कि कंपनी ने गलत तथ्यों के आधार पर सेक्शन 25 का केस फाइल किया है। आप
श्रीमान जो कॉग्निजेंस लिया गया है वह इन्होंने जो मिथ्या जानकारी दी उसके आधार पर लिया गया है, तो इनके केस को खारिज करें। और अगर वहां आपके संबंधित ऑर्डर नहीं होता है, आपके पक्ष में ऑर्डर नहीं होता है, तो आप रिवीजन में जा सकते हैं। तो ये मान के चलना कि लगभग जितने भी फेक केस फाइल हुए वो सारे केस उड़ जाएंगे। अब बात ये रहती है कि यह दो प्रकार की चीज होगी, एक तो होता है नोटिस, एक होता है कि आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ गया, तो नोटिस के रिप्लाई में एक न्यू चीज हमको ऐड करनी है, वो हम कैसे ऐड करें वो जानकारी दूंगा। दूसरी जानकारी ये दूंगा कि भले ही आपके खिलाफ सेक्शन 25 का केस कोर्ट में लग गया है, सेक्शन 25 का कोर्ट में केस फाइल हो गया है, तो भी आप ये जानकारी कंपनी को मेल पर भेजकर मंगवा सकते हैं। चाहे ये केस दर्ज हो गया हो, आपको बेलेबल वारंट आ गया हो, या आपकी ट्रायल क्यों नहीं चालू हो गई हो, भले ही आपकी ट्रायल चालू हो गई हो तो भी आप ये मेल कर सकते हैं। तो ये मेल कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं कि मेल क्या करनी है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज में लिख सकते हो टू ABCD फाइनेंस कंपनी। आप सीधा फाइनेंस कंपनी का नाम लिखें, कोई एड्रेस वगैरह लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम में आप अपना नाम लिखें और आपका मोबाइल नंबर लिखें, ठीक है। सब्जेक्ट में लोन अकाउंट नंबर लिखें, लोन अकाउंट नंबर लिख दिया, ठीक है। के संदर्भ में जानकारी चाहने हेतु ये आपको लिख देना है। अब यहां पर आगे आपको लिखना है महोदय। तो महोदय से मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे हमारे एक साथी ने कहा है कि सर आप बोर्ड बड़ा ले आइए, तो अब बिल्कुल आपकी बात की पालना करते हुए बहुत जल्दी हम आपके लिए बड़ा बोर्ड लेके आ जाएंगे, ताकि एक ही मैटर में हम आपको हर चीज क्लियर कर देंगे। लेकिन ये मेल आप ध्यान से देख लीजिए कि महोदय, उपरोक्त लोन अकाउंट नंबर में मेरे आपके जिस भी खाते से कट रही है बचत खाते से प्रति माह 7 तारीख, अब आपकी EMI कब कट रही है वो आप लिखना, सेम कॉपी मत कर देना। 7 तारीख को EMI 19,482 रुपया डेबिट होकर आपकी कंपनी के कौन से बैंक, यानी कि बैंक का नाम, कौन से बैंक, उसकी शाखा यानी कि ब्रांच, कौन सी ब्रांच, ठीक है, शहर, कौन से शहर में क्रेडिट हो रही है। वापस लोन अकाउंट में आपने ऊपर लिख दिया, महोदय उपरोक्त लोन अकाउंट में मेरे बचत खाते से प्रति माह 7 तारीख को EMI 19,482 रुपया डेबिट होकर आपकी कंपनी के कौन से बैंक, उसकी शाखा, शहर में क्रेडिट हो रही है, यानी कि शहर का नाम, और उक्त बैंक की शाखा किस पुलिस थाने के अंतर्गत आती है। कुछ मेरे साथियों ने किए थे, तो उसका जो रिप्लाई आया उसका जवाब भी मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। आपकी कंपनी का उपभोक्ता होने
होने के कारण यह मेरा विधिक अधिकार है कि बिना कोई कारण पूछे आप मुझे इसका उत्तर प्रदान करें। यहां पर आप एक चीज और कर सकते हो, आपकी कंपनी के कौन से बैंक, उसकी शाखा, शहर, और यहां पे लिख देना और बैंक खाता नंबर में क्रेडिट हो रही है। ये लिखने के बाद आप मेल कर दीजिए, और ये मेल कंपनी की जो भी मेल आईडी आपके पास है उन पे मेल कर दीजिए। साथियों, ये मेल करने पर कई जनों को रिप्लाई आया जिनके केस कलकत्ता में फाइल कर रखे हैं, उनका जो पेमेंट है वह उनके अकाउंट से डेबिट होकर क्रेडिट हो रहा था। कहां? दिल्ली में, मुंबई की ब्रांच में, और इन्होंने केस कहां फाइल किए? कलकत्ता में। यानी कि कहने का मतलब कि इन्होंने जो है वो केवल और केवल जुडिक्शन बनाने के लिए लिख दिया, लेकिन कोई ये सवाल करता ही नहीं है। अब आपने मेल कर दिया और इन्होंने आपके मेल का उत्तर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हर 2 दिन में मेल करो। उसके बाद जब कभी अगर ये जवाब नहीं देते हैं और मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में आपकी पहली एप्लीकेशन लगती है ये चीज की डिटेल मंगवाने की, और इस चीज में कंपनी का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मंगवाया जाएगा जिसमें आपका ईसीएस हिट हुआ आएगा, और उसमें खुद ब खुद ब्रांच का एड्रेस भी आएगा, क्योंकि वहां ये चीज मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, उसमें काट छाट नहीं कर सकते हैं। तो इसके आधार पर अगर आपका पेमेंट दिल्ली में, मुंबई में, किसी और शहर में अगर क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट से डेबिट होकर, तो आपके खिलाफ जो सेक्शन 25 का केस फाइल किया है ना वो खत्म हो जाएगा। और जब एक केस खत्म हो जाता है ना, दूसरा केस कंपनी आपके खिलाफ दूसरे शहर में भी फाइल नहीं कर सकेगी, क्योंकि कंपनी का जो सच है ना वो आप वहां भी उस कोर्ट के सामने लाओगे कि कंपनी द्वारा किस तरीके से एक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से कानून के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, ये चीज हो गई। इसके साथ ही एक चीज और देखिए कि सेक्शन 25 का जब आप नोटिस का रिप्लाई देते हो ना, आप लोग क्या करते हो, आपको जब भी सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो आप सोचते हो इस नोटिस का मैं क्या रिप्लाई दूंगा, इसका स्पेसिफिक तरीका क्या है, वो हमारी मेंबरशिप चैनल पे हमने बता रखा है। लेकिन सेक्शन 25 के रिप्लाई में एक नोट डाले और ये की ये चीज आपको वापस लिखनी है कि मेरे खाते में लगने वाले ईसीएस का पेमेंट मेरे अकाउंट से डेबिट होकर कंपनी के कौन से अकाउंट नंबर, कौन सी बैंक, कौन सी शाखा और कौन से शहर में क्रेडिट हो रहा है, इसका मुझे दस्तावेजी प्रमाण जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट या जरिए मेल प्रेषित करें। अन्यथा यह मांग मेरे द्वारा न्यायालय के समक्ष भी की जाएगी। सेक्शन 25 के नोटिस में इस चीज को लिखना। साथियों, इतना इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जब हमने डेब्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 बनाया और दिमाग में ये बात आई, और जब इस बात को हमने कहा, काफी साथियों ने मेल किए, तो मेल करने पर यह सामने आ गई बात कि वास्तव में कलकत्ता के बैंक में आपका ईसीएस हिट हुआ ही नहीं है और केस फाइल किए जा रहे हैं कलकत्ता में, ताकि आपको एक लंबी दौड़ लगानी पड़े, वहां की प्रोसीडिंग फास्ट हो। तो फर्जीवाड़े के खिलाफ तो हम बोलते हैं और बोलना पड़ेगा। तो सेक्शन 25 के नोटिस में जब रिप्लाई दो ना, तो ये ध्यान रखना, नोट में ये बात जरूर लिखना। इसके अलावा सेक्शन 25 का जब नोटिस आता है तो एक नंबर पे जो एडवोकेट आपको नोटिस दे रहे हैं, वो एडवोकेट या जो भी लीगल फर्म आपको नोटिस दे रही है, उन लीगल फर्म के साथ 2 नंबर पे उन्होंने यदि कलकत्ता या जिस भी शहर का एड्रेस लिखा है, जो कि उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है या नहीं, क्या
वहां पर भी आपको 2 नंबर लिख के उनको भी रिप्लाई भेजना है। ये बात सामने आई है कि कई एनबीएफसी कंपनियों के यहाँ ऑफिस नहीं है और लिफाफा रिटर्न आ गया है, लिफाफा रिटर्न आ गया है। आर्बिट्रेटर के भी लिफाफे रिटर्न आते हैं और इनके लिफाफे भी रिटर्न आते हैं, और जब लिफाफा रिटर्न आ जाता है ना, तो फिर आपके पास एक मेल करने का ऑप्शन होता है और आप मेल कर सकते हो। वो मेल क्या करोगे, वो उस एडवोकेट की मेल आईडी पे भी करना है, कंपनी की मेल आईडी पे भी करना है, और उसमें सबसे पहले तो आपको अपना जवाब लेना है, जवाब के साथ उसकी डाक रसीद लेनी है, उसके साथ कोई एक आध नोटिस डिलीवर हुआ तो उसकी डिलीवरी रिपोर्ट लेनी है, और उसके बाद जो रिटर्न लिफाफा है ना, उस रिटर्न लिफाफे को आगे पीछे से स्कैन करना है और इसकी एक पीडीएफ फाइल बना देनी है। और पीडीएफ फाइल बनाकर फिर आप मेल करेंगे कि आपकी कंपनी द्वारा जो हमें सेक्शन 25 का नोटिस दिया गया है उसका जवाब हमारे द्वारा जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट दिया गया। जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट देने पे मालूम पड़ा कि आपने कलकत्ता का जो कंपनी का पता लिखा था किसी भी शहर का, वहां से लिफाफा रिटर्न आ गया, और रिटर्न आया नो एड्रेसी या फिर नो सच पर्सन या फिर डोर लॉक, या जो भी रीजन लिखा हो वो रीजन मेंशन कीजिए, क्योंकि यार डोर लॉक होता ही नहीं है भाई। एनबीएफसी कंपनियों का टाइम 10 से 5 तो होता है ना, तो वही पोस्ट ऑफिस का टाइम है, तो डोर लॉक तो चलेगा ही नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में आप द्वारा मात्र कलकत्ता को क्षेत्राधिकार बनाने के मकसद से, क्षेत्राधिकार बनाए रखने के मकसद से और हमें प्रताड़ित करने के मकसद से आपने नोटिस भेजा है। हमारा जवाब पीडीएफ अटैच है, जहां सबूत के रूप में लिफाफा लगा हुआ है कि लिफाफा लौट के आ गया। तो अतः मिथ्या और बेबुनियाद आधार पे, झूठ के आधार पर कोई सेक्शन 25 का केस फाइल न करे, अन्यथा मुझे इस संदर्भ की शिकायत संबंधित विभागों को करनी होगी। इस प्रकार का मेल आपको लिखना है। साथियों, आज के वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी लंबा नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं, और वो है कि जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे डेप्ट मैनेजमेंट के पार्ट नहीं देखे हैं, वो डेप्ट मैनेजमेंट के पार्ट 1 से लेकर 5 तक के पार्ट जरूर देख लीजिए, जरूर देख लीजिए, जहां आपकी हर समस्या, हर सवाल का जवाब है। और इसके साथ ये कहूंगा कि 9.5 घंटे का जो पब्लिक लाइव था, जहां ढेरों लोगों के जो ढेरों सवाल थे, उन सवालों का जवाब भी हमने रिपोस्ट किया था, वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब हमारे द्वारा नहीं दिया गया हो। और साथियों, एक बात और कही थी हमने, 1 अप्रैल 2025 को, जैसे कि हम भविष्यवाणियां करते हैं और वो भविष्यवाणियां सार्थक साबित होती है, मैंने ये कहा था कि अप्रैल महीने में भी 10 तारीख तक सेटलमेंट होंगे, और हम हमारी बात पर सार्थक उतरे। ढेरों सेटलमेंट 1 अप्रैल के बाद हुए हैं, और अभी भी बता रहा हूं कि यह 25 अप्रैल तक और अभी सेटलमेंट होंगे। इसके क्या कारण है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम फिर किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन कहना यही चाहूंगा साथियों, डेप्ट मैनेजमेंट के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक यदि आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। मेरा दावा है, विश्वास है कि जो भी साथी हमारे पूरे YouTube चैनल को विजिट करता है, उसे किसी लीगल एक्सपर्ट की राय की जरूरत नहीं है, वह स्वयं अपना काम कर सकता है। फिर भी यदि कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया है वहां कॉल बुक करके आप बात कर सकते हैं। साथियों, बने रहे इसी प्रकार के अपडेटेड नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच।